हाय फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलान या नई दिल्ली से आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ। और वो टॉपिक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धि। इसका जो प्रभाव है वो बैंकिंग, टीचिंग और बाकी और जॉब्स पे कितना पड़ने वाला है। एआई से हमारा फ्यूचर क्या है, क्या हमें एआई को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, भविष्य क्या होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बहुत अध्ययन, बहुत मनन और बहुत 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 चिंतन करने के बाद मैं ये सब बातें आप तक लेके आता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप न केवल सुनेंगे बल्कि शेयर जरूर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। आप भी मेरी तरह अध्ययन की प्रैक्टिस, अध्ययन की हैबिट डालेंगे। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ पर दो नेताओं के एआई के ऊपर बातें पूछी जाती हैं रिपोर्टरों द्वारा, और आप सुनते हैं उनका क्या कहना है। खैर, मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं वो अभी तक भी एआई के जो दुष्परिणाम हैं या उसके जो अच्छे परिणाम हैं उनको समझ नहीं पाए हैं। और वो सिर्फ एक चलती हुई गंगा में, चलती हुई नाव में बस साथ चलना चाहते हैं। और उनको लगता है कि क्योंकि वो जो वेस्ट से, जो पश्चिम की सभ्यता से चीज़ें आ रही हैं, अगर उसको अपना लेंगे तो वो सही रहेगा। साथ ही हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग है लोगों का तैयार हुआ है पिछले 25 से 30 सालों में, जो कंप्यूटर्स की फील्ड के अंदर गया है। और उनको भी लगता है, वो भी हाइप करते हैं कि एआई से बहुत कुछ होगा। जबकि वेस्ट के अंदर ही एक फिल्म डायरेक्टर हुए हैं स्टैनली क्यूब्रिक, और स्टैनली क्यूब्रिक ने एक फिल्म बनाई थी एआई, आज से कई साल पहले। आई थिंक 30-35 साल पहले ही उन्होंने एक फिल्म बनाई थी एआई, जिसमें उन्होंने इसके दुष्परिणामों के बारे में बताया था। आप जरूर स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म देखिएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं आपको आगे बताऊँ इससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे दिमाग में ये सारे विचार कहाँ से आए, क्यों आए। क्या मैं बस एक व्लॉगर की तरह उठ के वीडियो बनाना शुरू कर दिया? नहीं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में भी। शिक्षा के अंदर मेरे पास लॉ की डिग्री और मनोविज्ञान और सिनेमा, ये 3 डिग्रीज मेरे पास है। प्लस मेरा पिछले 2 दशक से ज़्यादा अध्ययन 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 मनन चिंतन रहा है। सामाजिक क्षेत्र में जाति को ख़त्म करने के आंदोलन, भारत में जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसके ऊपर काम करने के ऊपर, मैं आंदोलन नहीं कहूँगा पर इस पे काम करना और भारत की समस्याओं को समझना, इन पर मैं रिसर्च करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ इतिहास की, आज की। और देखता हूँ, सोचता हूँ, सुनता हूँ और काफ़ी डिटेल स्टडी भी करता हूँ। हमारे जो आज वीडियोस के माध्यम से एजुकेशन हमारे पास आ रही है, तो ये सारा नॉलेज इकट्ठा करके एक नॉलेज रिसोर्स बना के मैं आप तक लेके आता हूँ। तो आई होप कि आप इस रिसोर्स की कदर करेंगे और समझेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए और आने वाले भविष्य के लिए। मुझे कोई इस वीडियो के लिए पैसे नहीं दे रहा है। मैं बहुत तंगी में ये सामाजिक और देश के काम करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि मैं भी पूंजी के पीछे भागूँ। और थोड़ा सा क्योंकि सेटलमेंट है, बट भागना नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, इसके कम पैसा है वही पैसे के पीछे भाग रहा है, इसके बीच में है जिसके पास ज़्यादा है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है और हम एज ए कम्युनिटी, एज ए होल ह्यूमन बीइंग, सारी मानव सभ्यता के जो प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करने में लगे हुए नहीं हैं और बस भाग रहे हैं, रैट रेस जिसे कहते हैं, और जिसका कोई अंत नहीं। हमें सुकून नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत साल पहले मेरे दिमाग में एक बात आई, यार इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई है तब भी आदमी को चैन नहीं मिल रहा है। मैं मुंबई में रहा, मुंबई में कहते हैं मुंबई सोती नहीं है। इट इज़ राइट कि मुंबई सोती नहीं है, क्योंकि मुंबई में आदमी को चैन नहीं मिलता है। आदमी को तो चैन नहीं मिलता है, औरतों को भी चैन नहीं मिलता है, और बचपन से जो बच्चे बड़े बड़े होते हैं वो भी ऐसे माहौल में बड़े होते हैं कि उनको चैन ही नहीं है। मैं कोलकाता में रहा, कोलकाता में एक मानवता मुझे नज़र आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ भी एक जो पूंजीवादी सिद्धांत है उसकी है तो वो रही। दिल्ली तो है ही ऑलरेडी। तो धीरे धीरे जैसे मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, जैसे मैंने समय देखा है, अब पागल होते जा रहे हैं, हमारे बीच में कोई रिश्ते नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हम लोग भाग रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हमें अपनी ज़रूरत की तरफ ध्यान देना है, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करनी है। अब आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई आने वाला है, और यही सब मेरे को देखते हुए और अपने अध्ययन और मनन चिंतन से जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताता हूँ। आप हो सकता है कि मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन बात को सोचिएगा, समझिएगा और शेयर जरूर करिए लोगों से।
तो बात ये है कि सबसे पहले बता दो, जो एआई करेगा क्या, ये लोग किस तरह से एआई को लेके आ रहे हैं। जितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी, कैलकुलेशन वाले इतने काम होंगे, वहाँ पर एआई आ जाएगा। और सबसे मुझे लगता है जो सबसे पहले जो इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है बैंकिंग के ऊपर। क्योंकि बैंकिंग में ऑलरेडी ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन चल रहा है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बाद अब जो नया स्टेप आएगा वो आएगा कि सारी कैलकुलेशन एक तो ये मनी को, जो करेंसी को डिजिटलाइज कर देंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। करेंसी का डिजिटलाइजेशन बहुत खतरनाक है, मैं बाद में आऊँगा इस बात पे। तो ये करेंसी को डिजिटलाइज कर देंगे। अब जो करेंसी डिजिटलाइज का मतलब कैलकुलेशन चला जाएगा किस पे, सारा एआई के ऊपर हो जाएगा कैलकुलेशन। और जहाँ कैलकुलेशन एआई पे होगा और ट्रांजैक्शन भी अगर एआई के थ्रू होगा, तो जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनकी तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो बैंकिंग भारत के अंदर सबसे ज़्यादा, विच इज़ द लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इन इंडिया, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र बैंकिंग ही आपकी, मेरा अनुमान है कि 90 से 99% जॉब्स बैंकिंग की चली जाएगी। हालांकि मेरा अपना जो मेरा एक समाजवाद का अध्ययन है उसके हिसाब से बैंक्स को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन वो विषय यहाँ का नहीं है। उस विषय पे मैं अभी और रिसर्च कर रहा हूँ, और उस पर मेरे को टाइम लगेगा 1 साल या 2 साल और आने में। लेकिन वो कॉन्क्लूजन में, वो बात में पकड़ ली है मैंने, ये बैंकिंग जो सिस्टम में प्रॉब्लम है। और कल ही मैंने पढ़ा कि आई थिंक 1500 कुछ में इंग्लैंड का फर्स्ट बैंक जो आया दुनिया में, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड था। और जो पूंजीपतियों द्वारा खड़ा किया गया और किस तरह से उसने पूंजी से खेलना शुरू किया, तो वो एक अलग मैं उसमें सेक्टर में है जिस पे मैं जाऊंगा। पर फिलहाल एआई से बैंकिंग की जो जॉब्स हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड जॉब प्रोवाइडर, वो ख़त्म होगा। अभी कल परसों एक वीडियो आया आसाम के एक स्कूल का, जहाँ पर रॉबोट टीचिंग कर रही है। तो टीचिंग की जॉब्स, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा बिग सेक्टर है टीचिंग का। वो टीचिंग के अंदर भी जो टीचर, और हमारे भारत में तो टीचिंग की जॉब ये अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी मेरे को इसलिए लगती है कि इससे रोज़गार मिलता है, बुरी मुझे इसलिए लगती है कि हर कोई पढ़ने के बाद पढ़ाना चाहता है, तो भैया आगे और प्रोडक्टिव काम क्या होगा। लेकिन ये भी हमारी प्रॉब्लम है, और इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारे हाथ के जो कौशल हैं, दिमाग के कौशल ख़त्म हो गए। तो हम उन तरह की जॉब्स में आ रहे हैं जो कि क्लरिकल जॉब्स है, पढ़ाना लिखना बैठना, पेपर संभालना, टाइपिंग करना, हिसाब किताब देखना, इन सब में आ रहे हैं। हमें कुछ भी निर्माण करना नहीं आ रहा है। इस पे आप मेरे दूसरे और वीडियो देखिए। खैर, तो एआई से बैंकिंग की जॉब्स ख़त्म होने वाली है, एआई से ख़त्म होने वाली है आपकी टीचर्स की जॉब्स ख़त्म होने वाली है। उसके बाद आएगा आपकी ड्राइवर्स की जॉब। आज भारत में एक ट्रक ड्राइवर की जो तनख्वाह है वो 60,000 रुपये, साथ में हेल्पर भी होता है 20-25 हज़ार, 15 से 20-25 हज़ार उसे मिलते हैं, खाना पीना अलग मिलता है। लेकिन एआई के आने के बाद सारे जितने भी हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें एआई से ऑटोमेटिक जनरेटेड हो जाएंगे, और फिर ना केवल उन ड्राइवर्स की या उनके हेल्पर्स की या बस कंडक्टर्स की, बस ड्राइवर्स की जॉब जाने वाली है। आज जो भी आपके डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये डिलीवरी सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा, रॉबोट्स चल के आएंगे, तो वो सारी जॉब्स भी जाने वाली है। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जॉब्स हैं वो सारी हमारी चली जाएंगी, टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स चली जाएंगी, बैंकिंग से, कोर कैलकुलेशन से रिलेटेड जॉब चली जाएंगी। अभी एक मुद्दा छाया हुआ है आर्मी का, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जारी है। लेकिन इससे भी बुरा होने वाला है कि रॉबर्ट्स आ जाएंगे आर्मी के अंदर, एआई वाले। और वो रॉबर्ट्स आने से आपको पता, भारत के अंदर लगभग आई थिंक 50 से 60 लाख आर्मी पुलिस मिलाकर है। तो वो 50 से 60 लाख जॉब्स में से सारी तो नहीं जाएगी, लेकिन इतना हो जाएगा कि हर 10-20 रॉबर्ट्स पे एक आदमी जो उनका संचालन करेगा, या 2 लोग। तो 80 to 90% जॉब्स भी उसके अंदर चली जाएंगी फ्यूचर के अंदर। चैट जीपीटी, आर्टिकल राइटिंग, लिखने वालों की जॉब्स जाने वाली है। आज एडवोकेट्स लिखने का काम भी करते हैं, उनकी एक महत्वता है, इम्पोर्टेंस है। उनका काम शायद हो सकता है कि फ्यूचर में जज या वकील भी रॉबोट हो, कुछ कह नहीं सकते। पर वो उनके साथ लिखने वाले टाइपिस्ट सब, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है। हालांकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो ये जो ह्यूमन फैक्टर्स जो है ना जॉब्स के, वो तो जा ही रहे हैं। असेंबली लाइंस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो ऑलरेडी रोबोटिक्स आ चुका है, बहुत कम जॉब्स अब रह गई हैं, सारे काम मैन्युफैक्चरिंग के रोबोट्स कर रहे हैं।
तो इंसान क्या करेगा फ्यूचर में, हो सकता है कोई दुकान पे बैठे या वहाँ भी एक रोबोट ला के बिठा दे। एनीवे, मैं फैंटेसी में नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई साइंस फैंटेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज जो अगले 1 साल 2 साल या 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में होने वाला है। क्योंकि काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ चल रहा है। जैसे बैंकिंग का मैंने उठाया, देखिए बैंकिंग में पहले आई एटीएम मशीन आई, ठीक है, तो बैंक का स्टाफ वहाँ से कम होना शुरू हुआ। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, फिर वहाँ पे स्टाफ की इम्पोर्टेंस कम हो गई, डिजिटल करेंसी आ गई, वहाँ से फिर और स्टाफ कम होना शुरू हो गया। तो अभी बैंकिंग में तो इसलिए जल्दी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि बैंकिंग तो है ही पूरा पूंजीपतियों का खेल। तो जहाँ पूंजीपतियों का पूरा वर्चस्व है, वहाँ तो वो अपनी जो उनकी जो लॉबी है, वो पूरे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और नई चीज़ें लेकर आएंगे। बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लेके आ चुकी हैं, ऑटो पायलट हो रहे हैं। आपको पता है एयरक्राफ्ट जो होते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं, वो भी ऑटो पायलट चलते हैं। पायलट सो रहा होता है, एयरक्राफ्ट अपने आप चल जाता है। हालांकि उसमें पायलट की कितनी ज़रूरत नहीं है, वो मेरा उतना डीप नहीं है, वो तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड सिस्टम, मशीनी सिस्टम आ गए हैं, और ये जो मशीनी सिस्टम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। मैं एक पक्ष और रखूँगा कि इनसे फ़ायदा क्या होने वाला है, इसको हम किस तरह से फ़ायदे के रूप में भी देख सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ, डबिंग का मैंने पहले भी शायद वीडियो में बताया कि जब हम कुछ वीडियो बनाते थे, फिल्म बनाते थे, तो एक राइटर बैठता था, फ्रेंच में बनी है, हिंदी में उसके ऊपर डायलॉग को, तो वो आदमी पहले जाता था इंस्टीट्यूट में, पहले इंग्लिश सीखता था, उसको इंग्लिश सीखने के लिए जाता था, इंग्लिश सीखता था, वहाँ पे रोज़गार मिलता था सिखाने वालों को, संस्था बनाने वालों को रोज़गार मिलता था। फिर जाके फ्रेंच सीखता था, फ्रेंच से संस्था, फ्रेंच सिखाने वालों को रोज़गार मिलता था। तब जाता था वो, फिर उसको रोज़गार मिलता था कि वो डायलॉग्स ट्रांसलेट करता, कोई मैगज़ीन को, कोई किताब को ट्रांसलेट करना है वो ट्रांसलेट करता। सब एआई करेगा, सारी काम ख़त्म। टेक्स्ट यूँ कॉपी होता है, आपने देखा गूगल लेंस है, गूगल लेंस से यूँ फ़ोटो खींचो, टेक्स्ट पूरा खींच लेता है। और मैं गूगल ट्रांसलेट पर, जब से गूगल ट्रांसलेट आया, समझ लीजिए आई थिंक 2 दशक, 1.5 दशक, जितने भी समय से आया, तब से उस पर बैठा हुआ हूँ। वो लोग बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उनके सॉफ्टवेयर्स तो बहुत एक्यूरेट होते जा रहे हैं, और एक्यूरेट होते जाएंगे तो ये जितना भी ट्रांसलेशन का जॉब है, ये सारा बस यूँ कैप्चर करेगा इमेज, और इमेज कैप्चर करके तुरंत उसको ट्रांसलेट कर देगा। अब जैसे डबिंग के काम में फिर आर्टिस्ट होता था, डबिंग होती थी, वो आके बोलते थे, कोई नहीं बोलेगा। अभी जैसे इन्होंने किशोर कुमार की आवाज़ को लेके उसका एआई सॉन्ग बना दिया है, किसी भी आर्टिस्ट की आवाज़ उसकी परमिशन से ये करके उसको मशीन ही जो है ना वो कन्वर्ट कर देगी। आपके डबिंग आर्टिस्ट, न्यूज़ रीडर्स, ये वो सब जाने वाले हैं। अब मैं दो बातों पे लास्ट बात करता हूँ। एक तो ये कि डिजिटल करेंसी क्यों ख़तरनाक है। दूसरा मैं आऊँगा कि अगर एआई हो भी रहा है, एआई आ भी रहा है, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं या इसको कैसे फ़ायदे में ले सकते हैं। डिजिटल करेंसी की प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो आधार कार्ड है, ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें एक नंबर होता है जो कि हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। वो नंबर हमारे हर जगह जुड़ जाता है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हम लोग, आपको पता है इंडिया के अंदर 8,000 से ज़्यादा एक्ट हैं। 8,000 एक्ट में कितने सेक्शंस हैं। ये सारा जब एआई में आ जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा, तो आप एक एक चीज़ के लिए आपको पकड़ना शुरू कर देगा एआई। और जब पकड़ना शुरू कर देगा तो उसमें इतने हज़ारों सेक्शन होंगे जिसके अंदर आप इलीगल करार कर दिए जाओगे। और जैसे कि होता है तानाशाही में कि आप थोड़ा सा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलो या थोड़ा सा भी उनके अगेंस्ट जाओ, तो आपको फटाफट आपका जो बैंक से सिस्टम होगा लिंक्ड, आधार कार्ड, वो सब ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि डिजिटल करेंसी होगी तो आप आगे, इससे आगे कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नोट्स, जो पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी की इम्पोर्टेंस है। ये पेपर करेंसी बचाएगी जब तक कि हम पूंजीवाद को ख़त्म ना कर दें। हम एक मेन हमारा वो है, लेकिन उससे पहले हमें बचना है, और उससे पहले हमें पेपर करेंसी ही बचाएगी। डिजिटल करेंसी बहुत डेंजरस है। ये फ्यूचर के अंदर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, आप एक क्रिमिनल जैसे हो जाओगे। और फिर क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब इन्होंने मैं आपको इंडिया का एक एग्जांपल देता हूँ। भारत में इन्होंने क्या किया हुआ था कि जो आदमी सफाई कर्मी थे, वो अगर सफाई करने के लिए नहीं आते तो उन पर 15 दिन की सज़ा होती थी। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ख़त्म किया है। ऐसे इंग्लैंड में इन्होंने क्या करते थे कि ये लोग माथे पे एस करके स्लेव, मतलब गुलाम, गुदवा देते थे। ऐसा गरम गुदवाते थे जो इनकी फैक्ट्री में काम करने नहीं आते। तो वो अभी भी हाल फिलहाल में अमेरिका के अंदर क्या हुआ कि
जो लोग छोटे छोटे क्राइम के अंदर, क्योंकि अमेरिका की इंडस्ट्रियाँ चली गई चाइना में, अब ये उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए इन्होंने कोशिश करी पूंजीपतियों ने कि हम भैया चाइना पे डिपेंड हो जाते हैं, अब हम यहीं पे करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे क्राइम्स में लोगों को फंसाना शुरू किया और उनसे जेलों के अंदर फैक्ट्रियाँ लगवा ली, उनको फैक्ट्री में भेज के काम करवा रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर भी जब ये लेबर की इनको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में फंसाएंगे और लेबर बना के आपको अपने काम धंधे में, घटिया से घटिया कामों में पूंजीपति फेंक देगा। तो इसलिए डिजिटल करेंसी से दूर होना है। और सरकार अगर ये कोशिश करे कि हम डिजिटल करेंसी, रुपये ख़त्म करेंगे, नोट ख़त्म करेंगे, वो आपको किसी फॉर्म में, नोट चाहे मेटल के फॉर्म में हो या पेपर फॉर्म में, पेपर फॉर्म इज़ द बेस्ट फॉर्म, उसके अंदर उसका प्रचलन ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ कि क्या एआई से हम कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है? इसका फ़ायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हम पॉलिटिकली कंट्रोल करेंगे। अगर हमारी पॉलिटिक्स पे कंट्रोल होगी तो और हमारी नीतियों पे कंट्रोल होगी, तभी हम एआई को कंट्रोल कर पाएंगे। अब एआई के कंट्रोल से फ़ायदा क्या होगा कि आज जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया कि जैसे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए आप एक सड़क पे निकलेंगे तो देखेंगे कि 200 लोग सेब बेच रहे हैं। तो वो 200